हमारे स्रोत में ना एक सवाल है, सुनने में तो मतलब बहुत सीधा साधा लगता है, पर वो असल में बहुत गहरा है। सवाल है, मेरी गलती क्या थी? और ये सवाल कोई इंसान नहीं पूछ रहा, नहीं, ये बिहार की धरती पूछ रही है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास द शैटर्ड क्राउन नाम का एक विश्लेषण है, जो बताता है कि कैसे वो जगह जो कभी ज्ञान, दौलत और ताकत का दूसरा नाम थी, आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिनी जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी कोई सीधी लाइन में नहीं चलती। मतलब ये किसी एक विलेन या किसी एक घटना की कहानी नहीं है। ये एक लंबा, बहुत उलझा हुआ सफर है जिसमें उम्मीदें बनी और बार बार टूटी। अच्छा। स्रोत का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि गरीबी वो बिहार की पहचान नहीं है, बल्कि एक ऐसी हालत है जो उस पर आप कह सकते हैं लादी गई है। तो आज हम उस शानदार अतीत से लेकर आज की मुश्किलों तक इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। एक ऐसा वक्त जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल था। सही बात है। सोचकर भी अजीब लगता है। ये वो दौर है जब बिहार मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा यहीं थी। दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे वहाँ। हाँ, और सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि ये सीखने आते थे कि दुनिया कैसे चलाई जाए। इसी मिट्टी पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जो आज भी पढ़ाया जाता है। आज भी गवर्नेंस का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और यहीं से सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को धम्म का संदेश दिया, शांति और भाईचारे का। हाँ, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं थी, ये एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल सुपर पावर थी, दुनिया को रास्ता दिखाने वाली जगह। और यही बात है ना आज की हालत को और भी ज्यादा चुभने वाली बना देती है। बिल्कुल, कि जो जगह दुनिया को सिखा रही थी वो आज खुद बेसिक चीजों के लिए संघर्ष कर रही है। ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? मतलब मुगल काल में राजधानी दिल्ली आगरा चली गई, लेकिन बिहार फिर भी अमीर था। तो गिरावट कहाँ से शुरू हुई? स्रोत तो एक ही तरफ उंगली उठाता है, अंग्रेजों की तरफ। हाँ, और स्रोतों में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत कठोर हैं, लेकिन शायद सटीक भी हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं अंग्रेजों ने बिहार को लूटा, निचोड़ा और तोड़ दिया। अरे बाप रे! और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, इसके पीछे उनकी सोची समझी नीतियां थी। जैसे सबसे पहले उन्होंने यहाँ के किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर किया। एक मिनट, नील की खेती में से क्या दिक्कत थी? वो तो एक कैश क्रॉप थी, किसानों को पैसा मिलना चाहिए था। यही तो जाल था। देखिए, नील की खेती ना जमीन का सारा रस चूस लेती थी, उसे बंजर बना देती थी। अच्छा। और दूसरा, जिस खेत में नील उगेगा वहां आप खाने के लिए चावल या गेहूं तो नहीं उगा सकते ना। सही बात है। अंग्रेजों को अपने कपड़ा मिलों के लिए नील चाहिए था। बिहार के लोग भूखे मरे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और नतीजा, अकाल। इतिहास के सबसे भयानक अकाल बिहार में पड़े। लाखों लोग मारे गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें अपनी ही जमीन पर अनाज उगाने की इजाजत नहीं थी। और इसी के ऊपर उन्होंने वो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये एक तरह की टैक्स की व्यवस्था थी। ये टैक्स से कहीं ज्यादा था। ये शोषण का एक कानूनी ढांचा था। कानूनी ढांचा? हाँ, अंग्रेजों ने जमींदार बना दिए और उनसे कहा, हमें साल का इतना पैसा चाहिए, अब तुम किसानों से जैसे मर्जी वसूल करो। तो सारा बोझ किसानों पर आ गया। सारा, फसल हो या ना हो, बाढ़ आए या सूखा पड़े, जमींदार को अपना हिस्सा चाहिए था। पैसा यहाँ की जमीन से निकलकर जमींदार की तिजोरी में और वहां से सीधे इंग्लैंड के खजाने में जा रहा था। और बिहार में क्या बचा? कर्ज और भूखमरी। तो स्रोत जो इसे सोची समझी आर्थिक गुलामी कहता है, वो गलत नहीं है? स्रोत के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, उनका मकसद सिर्फ कच्चा माल ले जाना नहीं था। तो फिर क्या था? उनका मकसद ये पक्का करना भी था कि बिहार में कभी कोई इंडस्ट्री खड़ी ही ना हो पाए। वो नहीं चाहते थे कि बिहार का कपास बिहार में ही कपड़ा बनाए और मैनचेस्टर की मिलों को टक्कर दे। अच्छा, मतलब वो बिहार को एक कॉम्पिटिटर नहीं बनने देना चाहते थे। नहीं, वो चाहते थे कि बिहार हमेशा एक सप्लायर बना रहे, एक बाजार बना रहे, लेकिन कभी कॉम्पिटिटर ना बन पाए। ये एक आर्थिक चक्रव्यूह था जिसे तोड़ने में 100 साल से ज्यादा लग गए। हाँ, और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह वो इसी चक्रव्यूह को तोड़ने की पहली बड़ी कोशिश थी। तो अंग्रेजों ने तो आर्थिक कमर तोड़ दी, लेकिन फिर 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, उसे एक अपनी पहचान मिली। फिर 1947 में देश आजाद हुआ। माहौल में तो जबरदस्त उम्मीद रही होगी
कि चलो अब सब ठीक होगा, अब अपना राज है, अपनी सरकार है। उम्मीदें तो आसमान पर थीं। लोगों को लगा कि अब अपने राज्य में चीनी मिलें लगेंगी, जूट की फैक्ट्रियां लगेंगी, नालंदा की तरह वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनेंगी, खेतों में ट्रैक्टर चलेंगे। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है, क्या? जिसे स्रोत सबसे बड़ा धोखा कहता है। धोखा अपने ही लोगों से। अनजाने में ही सही, पर हुआ यही। आजादी के बाद देश के विकास का जो मॉडल बना, हाँ, उसमें बिहार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जब देश में बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात आई, तो टाटा, बिरला जैसे उद्योगपतियों ने महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल जैसी जगहों को चुना। बिहार में कोई नहीं आया। बिहार में निवेश के नाम पर कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार की नीतियां भी ऐसी थीं कि बिहार बस कच्चा माल पैदा करता रहा। स्रोत में एक लाइन है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी? कोयला इस्पात बाहर, मजदूर बिहार के। इसका जमीनी मतलब क्या है? इसे थोड़ा और खोलिए। इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत कड़वा है। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे ना? हाँ। तो देश का ज्यादातर कोयला, लोहा, तांबा सब कुछ बिहार की धरती से निकल रहा था। लेकिन उन पर चलने वाली फैक्ट्रियां कहीं और लगी। एग्जैक्टली। स्टील फैक्ट्रियां, बिजली प्लांट, वो सब लगे उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो हुआ ये कि बिहार की जमीन से संसाधनों से भरी ट्रेन निकलती थी, और उसके पीछे पीछे एक और ट्रेन निकलती थी जिसमें बिहार के मजदूर भरे होते थे, उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। हाँ। यानी संसाधन हमारे, जमीन हमारी, लेकिन फैक्ट्री और रोजगार किसी और का, और हमारे हिस्से में बस मजदूरी। हाँ। ये तो एक तरह का आंतरिक उपनिवेशवाद हुआ। बिल्कुल सही शब्द है। बिहार के संसाधनों से देश के दूसरे हिस्से रोशन हो रहे थे, लेकिन बिहार खुद अंधेरे में था। ये एक ऐसा सिस्टम बन गया था जहां बिहार देश के विकास के लिए अपनी सबसे कीमती चीजें दे रहा था, लेकिन उस विकास का फायदा उसे वापस नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। इस सिस्टम ने बिहार को एक ऐसे निर्भरता के कुचक्र में फंसा दिया जिससे वो आज तक बाहर नहीं आ पाया है। तो आर्थिक नींव पहले से ही खोखली थी, और फिर आया साल 2000, जब झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। स्रोत इसे कहता है रीढ़ की हड्डी टूटना। ये बहुत कठोर शब्द है, पर शायद सही भी है। क्या सच में ये इतना बड़ा झटका था? आप इसे ऐसे समझिए, जो कुछ भी बिहार के पास औद्योगिक रूप में बचा था, सब चला गया, एक झटके में चला गया। सारे खनिज, टाटा स्टील जैसी बड़ी फैक्ट्रियां, कोयला खदानें, और राज्य की कमाई का लगभग आधा हिस्सा सब झारखंड में चला गया। तो बिहार के पास बचा क्या? एक बहुत बड़ी आबादी, भयंकर बेरोजगारी, खेती की जमीन और राजनीति। हाँ, और राजनीति। और जब पेट भरने के लिए रोजगार और फैक्ट्री ना हो, तो राजनीति का चेहरा भी बदल जाता होगा। बिल्कुल बदल जाता है। जब विकास का आर्थिक इंजन ही छीन लिया गया, तो राजनीति पूरी तरह से पहचान पर, यानी जाति पर आकर टिक गई। अच्छा। नेताओं के लिए लोगों को ये कहना आसान हो गया कि विकास छोड़ो, अपनी जाति का सम्मान बचाओ। स्रोत में एक बहुत मशहूर नारे का जिक्र है। कौन सा? पहले सम्मान, बाद में विकास। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर इसका असर क्या हुआ? असर बहुत भयानक हुआ। जनता को सम्मान के नाम पर नारे मिले, अपनी जाति के नेता मिले। लेकिन असल में मिली गरीबी, टूटी सड़कें और बंद स्कूल। अब सोचिए, चुनाव की बहसों से फैक्ट्री, अस्पताल, बिजली, सिंचाई जैसे मुद्दे ही गायब हो गए। और बहस किस पर होने लगी? बहस इस पर होने लगी कि किसकी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा। इसने समाज को इतना बांट दिया कि विकास का एक साझा सपना देखना ही मुश्किल हो गया। तो इस सब का नतीजा आज हम देख रहे हैं, जो शायद बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई है, पलायन। हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य बाहर काम कर रहा है, पंजाब के खेतों से लेकर दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट तक। आपको बिहारी मजदूर मिल जाएंगे। और सिर्फ मजदूर ही क्यों, जो पढ़ लिख गया वो भी बेहतर नौकरी और बेहतर जिंदगी के लिए पुणे, बैंगलोर या विदेश भाग रहा है। ये एक न खत्म होने वाला चक्र है। बिहार अपने सबसे काबिल लोगों को, अपने युवाओं को खोता जा रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जहां सिर्फ बूढ़े और बच्चे रह गए हैं। हाँ, और ये पलायन बिहार को दोहरी मार देता है। एक तो आपका टैलेंट चला गया, और दूसरा ये कि जो लोग बाहर कमाते हैं वो वहीं घर बना लेते हैं, वहीं खर्च करते हैं। उनकी कमाई वापस बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं आती। लेकिन इसमें एक और चीज है, बिहार तो हर साल बाढ़ और सूखे से भी जूझता है। क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है? यहीं पर स्रोत अपना सबसे जरूरी और शायद सबसे विस्फोटक तर्क देता है। क्या? वो कहता है, गरीबी को प्राकृतिक नहीं, राजनीतिक बनाया गया। इसका मतलब समझिए, कोसी नदी में बाढ़ हर साल आती है, ये एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है। लेकिन उस बाढ़ से हजारों गांव डूब जाएं, लाखों लोग बेघर हो जाएं और राहत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो,
ये प्राकृतिक नहीं है, ये प्रशासनिक विफलता है। ये प्रशासनिक विफलता है, ये भ्रष्टाचार है। बांध बनाने और राहत के लिए जो हजारों करोड़ रुपए आते हैं, वो अगर सही जगह लगते तो तस्वीर कुछ और होती। तो असली विलन बाढ़ नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जो उस बाढ़ को एक आपदा में बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो तस्वीर बहुत साफ और बहुत दर्दनाक है। अंग्रेजों ने लूटा, आजादी के बाद की आर्थिक नीतियों ने नजरअंदाज की, बंटवारे ने आर्थिक रीढ़ तोड़ दी, और फिर जाति की राजनीति ने समाज को विकास के रास्ते से ही भटका दिया। ये एक के बाद एक लगे घावों की कहानी है। लेकिन क्या अंत सिर्फ निराशा ही है? क्या स्रोत कोई उम्मीद की बात भी करता है? हाँ, करता है। और यही इस विश्लेषण की खूबसूरती है। वो अंत निराशा में नहीं करता। तो क्या कहता है? वो याद दिलाता है कि बिहार के पास आज भी 3 बहुत बड़ी ताकतें हैं। पहली, उसकी युवा आबादी जो देश में सबसे ज्यादा है। ये एक जबरदस्त वर्कफोर्स है। हाँ, ये तो है। दूसरी, उसकी जमीन, गंगा के मैदान आज भी दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से हैं। और तीसरी, उसका वही गौरवशाली इतिहास जो आज भी लोगों को प्रेरणा दे सकता है। स्रोत का मानना है कि अगर सही इरादे से शिक्षा, खेती और छोटे उद्योगों पर काम किया जाए तो बिहार में वापसी करने की पूरी क्षमता है। तो बिहार की गरीबी वो लोगों की नाकामी नहीं, बल्कि एक सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। बिल्कुल। यहाँ के लोगों के सपनों को बार बार तोड़ा गया है। बिल्कुल। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या सवाल? अगर ये एक सिस्टम की विफलता है, अगर गरीबी लोगों पर थोपी गई है, तो इस सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या समाज की भी? और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव की शुरुआत आखिर होगी कहां से?